हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर सेकेंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ेंगे। उसके बाद इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे और उसके बाद कुछ ग्राफ के द्वारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। चलिए ध्यान दीजिएगा, इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। पहला चीज कि जब टाइम में चेंज मतलब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, मतलब डेल्टा टी का मान बहुत कम हो जाए, मतलब बहुत स्मॉल हो जाए, उस कंडीशन में डेल्टा टी को हम लोग डी टी लिखते हैं, डेल्टा टी को डी टी लिखते हैं। और उस कंडीशन में रेट निकालने का फॉर्मूला कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज बाई टाइम में स्मॉल चेंज यूज करेंगे। और ये हमारा जनरल फार्मूला होगा इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए। याद कीजिए, जब हम लोग एवरेज रेट निकालते थे तो जहाँ जहाँ डी होता था वहाँ डेल्टा यूज करते थे, और रिएक्शन में जो कोशिएंट होता था उसको डिनोमिनेटर में ले जाते थे, रिएक्टेंट के पहले माइनस लगाते थे और प्रोडक्ट के पहले पॉजिटिव साइन लगाते थे। सेम टू सेम सभी रूल्स इंस्टेंटेनियस रेट निकालते समय भी यूज करेंगे। बस एक ही डिफरेंस होगा, जहाँ पर डेल्टा यूज किए थे वहाँ पर डी यूज करेंगे और इसको पढ़ेंगे स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय स्मॉल चेंज इन द टाइम। और यही फार्मूला होगा इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए। चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है तो उसका इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए हमारे पास अमोनिया दिया है और इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दिए तो हमारा प्रोडक्ट बनता है NO+H2। यहाँ पर बैलेंस कर देता हूँ 4 और यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 4 ही होगा और यहाँ पर 6 होगा। अब ये रिएक्शन कहते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए। चलिए हम निकाल लें भी इंस्टेंटेनियस। याद कीजिए वही फार्मूला कल वाला कि ये रिएक्टेंट है और राइट साइड का प्रोडक्ट है। याद कीजिए फार्मूला तो यही होगा, बस कोशिएंट जो दिया है वो रिएक्टेंट के लिए माइनस लगाकर कोशिएंट को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। चलिए फार्मूला यूज करता हूँ। चलिए 4 है तो मैं कर दिया 1/4, और चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस, और अमोनिया के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज तो अमोनिया हो गया, और स्मॉल मतलब डी लगा बाई dt। और इसी तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए तो माइनस चिन्ह 5 है तो 1/5 कर देंगे। ऑक्सीजन है तो डी ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज बाई dt इजकल टू, प्रोडक्ट के लिए आ जाइए तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर 4 है तो डिनोमिनेटर में भेजिए। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड है तो नाइट्रिक ऑक्साइड के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज बाई टाइम में स्मॉल चेंज इजकल टू, यहाँ पर H2O के पहले 6 है तो 1/6 कर देंगे, और चूंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन यूज करेंगे, और यहाँ पर H2O है तो H2O के कंसंट्रेशन में स्मॉल चेंज और बाई टाइम में स्मॉल चेंज। और इस तरह से हमारा किसी भी रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट निकल सकता है। बहुत आसान। एक बार ध्यान दीजिएगा मैं क्या समझाया हूँ कि जो भी रिएक्टेंट होगा वहाँ पर माइनस चिन्ह अप्लाई करेंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा वहाँ पर पॉजिटिव चिन्ह अप्लाई करेंगे, जो कोशिएंट है
उसको डिनोमिनेटर में भेजेंगे, जो कोशिएंट है डिनोमिनेटर में भेजेंगे, और इस तरह से हमारा इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन मेरे पास, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है मान लीजिए कि यहाँ पर N2 + 3H2 और ये प्रोडक्ट बना रहा है 2NH3, और इस रिएक्शन के लिए कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए, भी इंस्टेंटेनियस पूछ रहा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर भी वही रूल्स लगाइए, फार्मूला यूज कीजिए, भी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू, बताइए रिएक्टेंट है N2, इसके पहले कोई कोशिएंट नहीं है तो उसको डिनोमिनेटर में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के कंसंट्रेशन, तो नाइट्रोजन और कंसंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल का मतलब स्मॉल चेंज का मतलब डी, तो इसको पढ़ेंगे स्मॉल चेंज, डी लगा देंगे, स्मॉल चेंज इन द कंसंट्रेशन बाय टाइम में चेंज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए ये रिएक्टेंट है तो माइनस साइन अप्लाई करें। चलिए दूसरा रिएक्टेंट में कोशिएंट 3 है तो 1/3 कर देंगे, चूँकि रिएक्टेंट है तो माइनस चिन्ह, और हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, और इनमें स्मॉल चेंज तो डी, और बाय टाइम में चेंज इक्वल टू। अब प्रोडक्ट आ जाइए, तो प्रोडक्ट में कोशिएंट 2 है तो 1/2, और चूंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर अमोनिया है तो अमोनिया के कंसंट्रेशन में चेंज, अमोनिया के कंसंट्रेशन में चेंज, और बाय टाइम में चेंज। और इस तरह से इस रिएक्शन के लिए भी हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकाल सकते हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन, और यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 4P + 6Q इक्वल टू 7R और प्लस 9S दिया है, और क्वेश्चन कह रहा है इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद बनाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो बोलिएगा। मान लीजिए ये आपका होमवर्क है और नहीं बनता है तो मैं खुद इसका आंसर अगले वीडियो में दूंगा। चलिए इतने तक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम लोगों को इंस्टेंटेनियस रेट निकालना आ गया तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे एक अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा, इसको पहले आप लोग लिख लीजिएगा। और एक चीज़ मैं बोल दूं, केवल आप लोग वीडियो मत देखिए, इसका ज़रूर आप लोग नोट्स बनाते जाइए। जैसे ही क्लास खुलेगा वहीं से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, और जहां तक थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन जब तक क्लास बंद है यूट्यूब का यूज आप लोग केवल वीडियो देखने के लिए ना करें, बल्कि इसका नोट्स बनाने के लिए भी करें। और उसके बाद NCERT का जितना भी क्वेश्चन है आप लोग खुद बनाएं, और अगर नहीं बनता तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आकर ज़रूर वहाँ पर या फेसबुक पर आकर आप लोग कमेंट करें कि NCERT का सर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं खुद बनाकर डालूंगा, लेकिन एक एक क्वेश्चन बनाते जाइए, क्योंकि आप लोग का समय देखते देखते बीत जाएगा और बाद में आप लोग का फिर से एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन का टाइप चेंज करता हूँ। मान लीजिए अगर यहीं पर क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया जाए, मान लीजिए इसी पर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाए और क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाए कि इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस बताइए, और रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए। एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पर N2 और प्लस O2
और इक्वल टू 2NO दिया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, इंस्टेंटेनियस रेट बताइए। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन 4 मोल पर लीटर दिया है, तथा टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड। और उस कंडीशन में पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट बताइए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है। पहले जो आप इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला पढ़े थे उसी को यूज कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि आर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो फार्मूला यूज कीजिए। क्या फार्मूला आप लोगों को बताया गया था कि यहाँ पर, तो फार्मूला आप लोग वही पहले वाला कि रिएक्टेंट है तो dN2/dt इक्वल टू, यहाँ पर चूँकि रिएक्टेंट है तो माइनस लगा दीजिए। ऑक्सीजन के लिए भी यही काम, डी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बाई dt, और चूँकि रिएक्टेंट है तो माइनस इक्वल टू, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड दिया है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, और रिकोशिएंट है तो डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, और NO है तो डी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ NO और बाई dt। चलिए अब यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन में देखिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दिया है, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन दिया है और टाइम दिया है इतना। तो चेंज इन द टाइम में चेंज इतना दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए। तो इस रिएक्शन में हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए ऑक्सीजन का यूज करेंगे। और देखिए ऑक्सीजन क्या कह रहा है कि आर इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस, तो माइनस, और बताइए ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन में चेंज कितना दिया है, तो 4 दिया है, तो मैं रख दिया 4, और बाई टाइम में चेंज कितना दिया है 2, और यहाँ से हमारा आ गया -2, तो यहाँ से आर इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा -2, मतलब 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। और देख सकते हैं कि अगर आपका चेंज दिया है, मतलब स्मॉल चेंज दिया है, और यहाँ भी स्मॉल चेंज दिया है, और इस तरह अगर क्वेश्चन देगा और आपसे पूछा जाए इंस्टेंटेनियस रेट बताइए, तो देखिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। बोलिए क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हेडिंग डाल लीजिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग इसी इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसे होगा। सबसे पहला चीज अगर हम लोग रिएक्टेंट के लिए ग्राफ खींचे तब क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग 2 एक्सिस लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए, एक एक्सिस एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम लोग टाइम को लेते हैं, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर हम लोग रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं। तो आप लोग खुद देखिएगा कि जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटता है, मतलब ये ग्राफ ऐसे होगा। ये ग्राफ धीरे धीरे देख लीजिए कि टाइम जब 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, टाइम जब 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है तो वैसे वैसे आप लोगों का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। अब हम यहीं पर अगर हम लोग प्रोडक्ट के लिए ये ग्राफ खींचे
दूसरा नंबर, अगर यही ग्राफ हम लोग प्रोडक्ट के लिए खींचे तब कैसे बनेगा? याद कीजिए, जैसे जैसे समय बीतेगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अगर यही ग्राफ हम लोग प्रोडक्ट के लिए खींचे तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस, और यहाँ पर टाइम है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। तो याद कीजिए, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, ये ग्राफ ऊपर जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो हमारा ग्राफ हो गया, लेकिन ग्राफ किसके मदद से हम लोग यहाँ पर स्लोप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन स्लोप से रिलेटेड देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन में इसी ग्राफ के मदद से स्लोप कैसे निकालते हैं। मतलब हाउ कैन बी कैलकुलेट स्लोप फ्रॉम ग्राफ। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक यहाँ पर एक रिएक्शन दिया है, हमारे पास यहाँ पर एक कंसंट्रेशन A है, और यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और यहाँ पर टाइम दिया है, और यहाँ पर एक ग्राफ दिया है, ऐसे, और यहाँ पर हमारा कंसंट्रेशन 2 दिया है, मान लीजिए ये, और यहाँ पर हम लोग स्लोप निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन 4 मोल है और इस पॉइंट पर कंसंट्रेशन 2 मोल है, और यहीं पर अगर टाइम की हम बात करें तो टाइम यहाँ पर 1 सेकेंड है, टाइम यहाँ पर सेकेंड में है, तो टाइम 1 सेकेंड है, और इस पॉइंट पर टाइम मान लो हमारे पास 2 सेकेंड है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्लोप बताइए। तो याद कीजिए, स्लोप निकालने का फॉर्मूला, स्लोप को m से लिखेंगे तो m, और इसको हम लोग कहते हैं स्लोप। तो कैसे हम लोग स्लोप निकालेंगे? तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, m = tan थीटा, और tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन द टाइम। और यहाँ पे से आप देख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, जब समय 1 सेकेंड है तो उस समय कंसंट्रेशन इतना, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर 2 - 4 बाई टाइम, फाइनल कितना है तो 2 और -1, और इस तरह से अगर सॉल्व करें तो -2/1 मतलब हो गया -2। और यहाँ पर अगर हम लोग सेम देखें तो इसका यूनिट की अगर बात करें, मतलब स्लोप हमारा निकल गया, तो m कितना आ गया -2। और यहाँ पर अगर हम बात करें यूनिट का, तो यूनिट आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस स्लोप के सहायता से चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम निकालेंगे, और इनकी मदद से अगर क्वेश्चन में रेट पूछे, चाहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछे, चाहे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पूछे, तो सभी तरह के क्वेश्चन को इसी स्लोप से निकाल सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन है कि अगर क्वेश्चन में स्लोप हमको निकाल ले, ग्राफ दिया है तो उसे स्लोप कैसे निकालेंगे। तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं कि m = tan थीटा, और tan थीटा = परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन बाई चेंज इन टाइम। और इस फार्मूला को चेंज कैसे निकालते हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल बाई फाइनल माइनस इनिशियल, और ये करके हम लोग स्लोप निकालेंगे।
अर्थात चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं। और इस तरह से हम लोग रिएक्शन का, इसकी सहायता से रिएक्शन का रेट निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे। यह क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चन दिए गए। एक क्वेश्चन थोड़ा सा नीट में आया है और उस तरह के क्वेश्चन को मैं स्लोप की सहायता से कराने के लिए कोशिश करूंगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये थोड़ा सा एकदम हट के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि स्लोप कैसे निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर क्वेश्चन दूसरे टाइप का दिया है और उस कंडीशन में आपसे स्लोप पूछे तो कैसे निकालेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी अगर स्लोप निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग जाने तो एक तरह से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकल जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। एक और अलग टाइप का क्वेश्चन देता हूँ कि मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए क्वेश्चन है 2a प्लस 5b इक्वल टू p और यहाँ पर एक हमारे पास ग्राफ दिया है। यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ दिया है और ग्राफ हमारे पास मान लीजिए a के लिए, मान लीजिए हमारे पास ये दिया है रिएक्टेंट A के लिए, मान लीजिए हमारे पास A का कंसंट्रेशन है ये और यहाँ पर दिया है टाइम, यहाँ पर दिया है टाइम दिया है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए हमसे पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A बताइए। चलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। जबकि यहाँ पर आपका ये एंगल दे दिया गया है और ये एंगल आपका दिया गया है, ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बताइए। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालेंगे कैसे, तो चलिए हम फॉर्मूला लगाते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, फॉर्मूला लगाइए, बताइए ए के लिए डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर ए के कंसंट्रेशन में चेंज, तो ए के कंसंट्रेशन में चेंज और बाई टाइम में चेंज, और चूंकि रिएक्टेंट है तो हम माइनस लगा दें। डिसअपीयर का मतलब ही है कि कम हो रहा है, तो माइनस हम यहाँ पर यूज कर लें या न कर लें, दोनों सही है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। अब यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए आप लोग कि चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम अगर निकाल ले, यहाँ भी वही चीज, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि tan थीटा क्या देगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम देगा। तो यहाँ पर स्लोप निकाल लें, मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर हम लोग स्लोप निकाल लें तो चेंज इन कंसंट्रेशन निकल जाएगा। और बताइए स्लोप कैसे निकलेगा, बताइए। तो स्लोप डिसअपीयरेंस निकालने के लिए स्लोप निकाल लें और स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। लेकिन लड़के गलती क्या करते हैं, थीटा के जगह पर 30 रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के एंगल को लेते हैं, मतलब हम लोग ये थीटा देखेंगे। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो ये देख सकते हैं कि ये टोटल एंगल तो 180 है, तो अगर हमको ये एंगल निकालना हो तो 150 होगा। मतलब अगर हम यहाँ पर बात करें तो tan, और यहाँ पर अगर हम लोग कर लें 180 माइनस 30 कर लें, तो बताइए हमारा tan 150 निकल जाएगा। मतलब ये एंगल थीटा कितना होगा, 150। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 माइनस में, क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा होता है। और इस तरह से हम लोग यहाँ से स्लोप निकाल लें तो m कितना हो जाएगा, माइनस, और tan थीटा का वैल्यू होगा 1/√3। और इस तरह से आप लोगों का m स्लोप निकल जाएगा, मतलब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकल जाएगा।
और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा -1/√3। देखिए ये क्वेश्चन था बिल्कुल आसान, लेकिन क्वेश्चन इतना घुमाया है कि कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन के गलत होने का चांस रहेगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। बताइए ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे? हाँ बन जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़े। अब मान लीजिए एक और क्वेश्चन थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, 5p + 2q और इक्वल टू c दिया है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। लेकिन आपको ग्राफ दिया है P के कंसंट्रेशन में चेंज, और P का कंसंट्रेशन आप लोगों का यहाँ पर दिया है, और यहाँ पर आप लोगों का ये एक्स एक्सिस पर दिया है टाइम, ठीक है, यहाँ पर ये दिया है। और आप लोगों का एक ये ग्राफ दिया है, और इस ग्राफ के लिए आप लोगों का ये एंगल दिया है, ये इस बार आपका एंगल दिया है 60 डिग्री, और क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालेंगे। पहले तो रेट निकाल लीजिए, तो रेट निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे याद कीजिए। फॉर्मूला पहले याद कीजिए, तो फॉर्मूला याद कीजिए रिएक्टेंट के लिए क्या होता था। तो कोशिएंट को नीचे भेजेंगे, तो 1/5, और रिएक्टेंट है तो माइनस, और इसके कंसंट्रेशन में चेंज, तो डेल्टा P बाई डेल्टा T इक्वल टू, अब Q है, यहाँ 2 है, चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस यहाँ भी, और 2 है तो 1/2, और यहाँ पर Q है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Q और बाई चेंज इन टाइम इक्वल टू C है। तो C के लिए तो प्लस लगाएंगे, और C है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C और बाई चेंज इन टाइम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल मतलब कंसंट्रेशन और टाइम के बीच ग्राफ देख करके तब कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो आप देखिए इस ग्राफ में इसमें से कौन सा रिएक्टेंट दिया है, तो दिया है P मतलब P रिएक्टेंट दिया है। तो P के लिए हम लोग पहले स्लोप निकालें, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P बाई चेंज इन टाइम निकाल लें, तो याद कीजिए क्या होगा, स्लोप, और स्लोप इक्वल टू tan थीटा। और याद कीजिए थीटा क्या होती है, एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो एंगल 60 है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा। इस बार हम ये 180 - 60 नहीं करेंगे, क्योंकि पिछला बार के क्वेश्चन देखिएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल नहीं था, लेकिन अगले बार का क्वेश्चन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो थीटा कितना है 60, तो यहाँ हो जाएगा tan 60, और tan 60 का वैल्यू कितना होगा √3, तो यहाँ पर हो जाएगा √3। और आप अब देख सकते हैं कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ P बाई चेंज इन टाइम √3 आ गया, और हमको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ रहा है, तो इस वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -1/5, और चेंज इन डेल्टा P बाई डेल्टा T √3 है, तो ये हो जाएगा √3/5, और ये माइनस में, और इस तरह से हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। और अगर रेट यहाँ पर निकल गया, तो यहाँ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। अगर यहाँ पर निकाले तो हमको तो खुद ही रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, और ये सभी रेट ऑफ रिएक्शन होगा √3/5, लेकिन माइनस में। बताइए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कर लेंगे। अब इसके बाद कल हम लोग जो चीज़ पढ़ेंगे
वह पढ़ेंगे फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोग यहाँ पर सभी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं कि रेट क्या होती है, एवरेज रेट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, स्लोप दे करके इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालेंगे, एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे निकालेंगे और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट जो मेरे चैनल को देख रहे हैं। आराम से क्वेश्चन को बनाइए, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनेंगे और नीट और जेईई तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी के सभी क्वेश्चन बन जाएंगे।